हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं अभी आज जो वीडियो बना रहा हूँ, आपने सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ा है कि आबू धाबी ने 443 मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट किया। हेडलाइन है। अब हेडलाइन के अंदर की डेप्थ को समझाने का काम इस चैनल का है। और इस न्यूज़ को अगर आप सिर्फ एक हेडलाइन की तरह देख रहे हो कि यार ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अबू धाबी भी कर रहा होगा, तो इसको थोड़ा डीपर लेवल पे जाके समझेंगे कि एक्चुअल में अबू धाबी एक इस्लामिक कंट्री है। अगर एक इस्लामिक कंट्री एक बिटकॉइन के अंदर, अगर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में 443 मिलियन यूएस डॉलर अगर इन्वेस्ट कर रही है, इस न्यूज़ की इम्प्लीकेशन क्या है? इस न्यूज़ की इम्प्लीकेशन, इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस और इस न्यूज़ के बाद क्या होने वाला है मिडल ईस्ट में? क्या होने वाला है उन सारी कंट्रीज में जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं? और वहां पे बिटकॉइन को जब सस्पिशन के तौर पे, अगर जब वहां के इस्लामिक स्कॉलर्स अभी क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, उसके बीच में अगर आबू धाबी ने, जो कि माना यह जाता है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं, उसका जो एपी सेंटर है, उसका जो, ये समझ लीजिए कि जो उसका क्राउन है, अगर इन टर्म्स ऑफ जो एपी सेंटर ऑफ फाइनेंस जिसे कहते हैं, वो आबू धाबी है। आबू धाबी बहुत ही समृद्ध नेशन है और पूरे यूएई के पूरे जितने भी एमिराट्स हैं, उसके अंदर लीड करता है और एपिसेंटर है फाइनेंस का। सारे फाइनेंशियल चीज़ें वहीं से कंट्रोल होती हैं, वहीं से गवर्न होती है। इट्स लाइक कि जैसे दुनिया भर में जो फाइनेंशियल हब को स्विट्ज़रलैंड माना जाता है, राइट? जो पूरी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड बैंक्स से लेके जितने भी ऑफिसेज़ हैं, फाइनेंशियल हब हैं, सारा एपिसेंटर स्विट्ज़रलैंड को माना जाता है, ज़्यूरिख को माना जाता है। सिमिलरली मिडल ईस्ट के अंदर जो फाइनेंशियल हब है, उसको अबू धाबी को माना जाता है और अबू धाबी से काफ़ी सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। अब यहाँ पे अगर अबू धाबी ने 443 मिलियन यूएस डॉलर अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, तो एक तरीके से जो अभी तक ये डिबेट चल रही थी कि बिटकॉइन हलाल है कि नहीं, हलाल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। अब मैं हलाल इन्वेस्टमेंट पे भी आगे चलता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए हलाल इन्वेस्टमेंट में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा क्या है कि हलाल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसको भी समझते हैं। और एक इंडिकेशन मिली है कि अगर अगर अबू धाबी बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में 443 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक इंडिकेशन मिली है कि बिटकॉइन एक हलाल इन्वेस्टमेंट है इस्लामिक कंट्रीज में। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों अब बढ़ जाती है इस न्यूज़ की, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको एक चीज को और को समझना है कि हलाल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होती क्या है, क्यों इस्लामिक कंट्रीज हलाल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। पहली बात, हलाल क्या है? हलाल का मतलब ये है कि लॉफुल एज पर इस्लामिक टीचिंग्स, राइट? तो इस्लाम एक रिलीजन है, उस रिलीजन के अंदर हर चीज़ को करने का एक तरीका है। तो सिमिलरली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी वहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहला जो थंब रूल है, तो जो भी आप इस्लामिक टीचिंग के अकॉर्डिंगली जब आप इन्वेस्ट करते हो, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को आप तलाशते हो, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को ये कहा जाता है कि ये हलाल एसेट्स हैं या हलाल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हलाल का मतलब है कि एज़ पर इस्लामिक टीचिंग। अब चलते हैं कि क्या बिटकॉइन को लेके क्या जो वहाँ पे डिस्कशंस हैं, वो डिबेट्स हैं कि बिटकॉइन हलाल है कि नहीं। तो बिटकॉइन को जब हलाल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं हलाल इन्वेस्टमेंट्स में, क्या उन क्राइटेरियाज़ पे बिटकॉइन खरा उतरता है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है हलाल इन्वेस्टमेंट का, वो है कि वो रिबा नहीं होना चाहिए। रिबा का मतलब इंटरेस्ट में डील नहीं करना चाहिए वो एसेट। इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, राइट? जिसे इंटरेस्ट कह लीजिए, सूद कह लीजिए, अरबी में रिबा कह लीजिए, राइट? तो जब हम उस लेंस से बिटकॉइन को देखते हैं, तो बिटकॉइन के अंदर रिबा नहीं है। रिबा का मतलब क्या है कि सतोशी नाकामोतो ने वीसी से पैसा नहीं लिया था कि आप मुझे पैसा दीजिए और मैं आपको एक फिक्स्ड रिटर्न दूँगा, मुझे बिटकॉइन का प्रोटोकॉल चलाना है। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बिटकॉइन के केस में प्री माइन नहीं हुआ था। क्या सतोशी नाकामोतो ने प्री माइन किया था कि अपने दोस्तों को, यारों को, घरवालों को पॉकेट में पहले बिटकॉइन डाले थे और फिर प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था? ऐसा नहीं हुआ था, राइट? बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में बिटकॉइन रखने पे क्या आपको इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता है। आप 10 साल रखो, आप 15 साल रखो, आप आने वाले 50 साल तक रखो, बिटकॉइन का प्रोटोकॉल आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, बिटकॉइन को रखने पे, कि बिटकॉइन को आपने प्रोटोकॉल में रखा हुआ है, तो आपको अब बिटकॉइन पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। चौथी चीज़, बिटकॉइन को जब माइन किया जाता है, तो वो प्रूफ ऑफ वर्क पे माइन किया जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज़्म। आपको हैश रेट जनरेट करना होता है, हैश रेट जनरेट करने के लिए आपको माइनिंग मशीन्स को रन करना होता है, माइनिंग मशीन्स को रन करने के
लिए आपको पावर चाहिए होती है और पावर में आपको जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी आपको लानी होती है, तो एनर्जी से आप सारा काम करते हो। प्रूफ ऑफ कंसेंसस मैकेनिज़्म बिना एनर्जी के रन ही नहीं कर सकता। तो एनर्जी एक प्योर सेंस में एक नेचुरल चीज़ है जिसको कोई गवर्न नहीं करता। आप सिर्फ़ एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो, उससे एनर्जी को आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, राइट? सो एक प्योर सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क जो है उसमें कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं दिखता, राइट? तो ये चीज़ें जो उसको बनाती हैं, ये उसको रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री बनाती हैं। किसी तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप बिटकॉइन को यहाँ पे रखोगे तो आपको प्रोटोकॉल से आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट फ्री के लेंस में फिट बैठता है, राइट? तो ये काफ़ी टाइम से जो वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उस लेंस में ये थ्रू होता है, राइट? दूसरी चीज़ अगर हलाल इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हलाल इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट अल्कोहल, पोर्क या पॉर्न, ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर अगर वो प्रोडक्ट फ़ॉल करता है या वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फ़ॉल करता है, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में या ऐसे एसेट के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या बिटकॉइन का पोर्क से, अल्कोहल से, पॉर्न से कोई दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। बिटकॉइन का यूज़ केस क्या है कि बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज़्ड पेमेंट नेटवर्क है, जिसको मिलियंस और बिलियंस भेजने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और जिसको $10, $20 के लिए भी भेजने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो उसका यूज़ केस सिर्फ़ एक एज़ अ पेमेंट नेटवर्क है जो कि डिसेंट्रलाइज़ है, जो कोई भी शख्स कहीं से भी दुनिया के कोने में बैठ के यूज़ कर सकता है। प्लस उसके जो कॉपीज़ हैं वो टोटली डिसेंट्रलाइज़ हैं और उसकी कॉपीज़ हज़ारों कंप्यूटर्स पे दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो एक डिसेंट्रलाइज़्ड पेमेंट नेटवर्क का यूज़ केस है। तो क्या उस लेंस से ये थ्रू होता है? बिल्कुल उस लेंस से थ्रू होता है। तीसरा जो हलाल इन्वेस्टमेंट का जो लेंस है, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट हलाल है जिसके अंदर कोई सर्टेनिटी है या कोई वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब शुरुआती दिनों में इसीलिए बिटकॉइन स्केप्टिकल था, बिटकॉइन को जब जिस लेंस से देखा जाता था कि इसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि शुरू के दिन थे। तो इसलिए स्कॉलर्स एक मत से ये कहते थे कि बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल भी हलाल नहीं है और इस्लामिक कंट्रीज़ काफ़ी दूर रहती थी बिटकॉइन से। ये कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है कि इसके अंदर अचानक से इंटरेस्ट बढ़ा है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक लिंडी इफेक्ट मतलब इतने सालों से बिटकॉइन के नेटवर्क ने एग्जिस्टेंस दिखाई है। उसने 15 साल हो गए उसको एग्जिस्ट होते हुए, उसने अप्स एंड डाउन्स देखे, उसकी माइनिंग उसके अंदर वॉलेटिलिटी डेफिनिटली थी लेकिन विद टाइम वॉलेटिलिटी जो है वो उसकी कम होती गई है और वॉलेटिलिटी की जो गेम है वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे गवर्न होती है और जैसे-जैसे उसकी अडॉप्शन बढ़ रही है, अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी उसको उस लेंस से देख रही है कि इसमें अब सर्टेनिटी है। कोई प्रोटोकॉल बंद नहीं हो जाएगा और इसके अंदर कोई लंबे-लंबे स्पाइक नहीं होते जैसे मीम कॉइन्स में स्पाइक होते हैं आप देखते हो। मिंटो के अंदर जो बिलियंस डॉलर का जो स्पाइक आप देखते हो, एटलीस्ट अब उस बिटकॉइन के अंदर वो स्पाइक देखने को नहीं मिलता। तो अब विद टाइम इसके अंदर एक कम्फर्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस्लामिक कंट्रीज़ किसी भी एसेट को और या इन्वेस्टमेंट को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तब तक उसमें हाथ नहीं डालती हैं, अगर वो 3 लेंसेज़ पे पास जब तक नहीं होता है। नंबर 1 इंटरेस्ट फ्री, नंबर 2 कि उसके अंदर किसी भी तरीके का पॉर्न या पोक या अल्कोहल इस तरह की इंडस्ट्रीज़ से वो रिलेटेड नहीं है और तीसरी चीज़ उसके अंदर सर्टेनिटी हो और वॉलेटिलिटी कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना हो, जो कि अब बिटकॉइन के अंदर विद टाइम जो है वो कम होती चली आ रही है। अब इन 3 चीज़ों पे जैसे बिटकॉइन थ्रू हुआ, तो आप देखिए कि अबू धाबी ने 430 मिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में इन्वेस्ट किया। मैं अबू धाबी एक कॉन्फ्रेंस में गया था इसी साल और मैंने वहाँ जाके जब देखा कि बिटकॉइन मीना वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ मुझे ये पता लगा कि काफ़ी सारे जो अबू धाबी का जो माइंडसेट है, वो एक बिटकॉइन नेशन बनना चाहता है, बिटकॉइन स्पेसिफिक नेशन बनना चाहता है। और जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा था एक वीडियो में कि बिटकॉइन ओनली ओरिएंटेड नेशंस होंगे और नॉन बिटकॉइन ओरिएंटेड ऑल्ट कॉइन, जो कि काफ़ी सारे देश ऑल्ट कॉइन फोकस्ड हैं लेकिन अबू धाबी बिटकॉइन फोकस्ड होना चाहता है। तो वही कारण है कि बिटकॉइन उसने ये स्टेप उठाया। अब आप समझिए कि अभी जो अबू धाबी के पास कितना पैसा है मैं वो बताऊँगा, प्लस मिडल ईस्ट में कितना पैसा है। एक अनुमान के मुताबिक 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हलाल इकोनॉमी है। तो आप समझ सकते हो मिडल ईस्ट में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं स्पेशली उनके पास कितना पैसा है और अगर वो थोड़ा-थोड़ा पैसा भी बिटकॉइन में अगर एलोकेट करते हैं, तो ये बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी।
ना सिर्फ वहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बट जो रिटेल में भी जो वहाँ पे हाउसहोल्ड्स हैं, अगर वो भी अपना एलोकेशन करना शुरू करते हैं तो इट विल बी अ मैसिव न्यूज़ इन कमिंग डेज़। देखिए, इस्लामिक कंट्रीज़ में होता ये है कि वहाँ पे जो स्कॉलर्स होते हैं, वो जब तक नहीं बोलते हैं, तब तक वहाँ पे जनरली एक्शंस नहीं होता है। इस्लामिक स्कॉलर्स अभी भी वहाँ पे डिवाइडेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो के बाद कि वहाँ पे बिटकॉइन को बिल्कुल आउटराइटेडली हलाल कह दिया गया क्योंकि अभी भी वहाँ स्केप्टिसिज्म है, वहाँ पे कम्फर्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्कॉलर्स डिवाइडेड है आपस में। बट टिल द टाइम अबू धाबी की इस खबर से, इस चीज़ से वहाँ और ज़्यादा ये पॉज़िटिविटी फैलेगी कि अच्छा यार ठीक है, अबू धाबी ने कर दिया तो चलो अब सऊदी अरब भी कर देता है और दूसरे बाकी देश भी कर देता है। मैं आपको सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ कि पैसा है कितना। अबू धाबी के पास अपना जो सॉवरेन जो उसकी वेल्थ है अगर आप देखो, तो अबू धाबी के पास 709 बिलियन से लेके 900 बिलियन यूएस डॉलर का उसका सॉवरेन फंड है। एक और फंड है वहाँ सॉवरेन फंड वो 200 बिलियन का है, एक और 160 बिलियन का है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो 12, 13, 14, 15, 1500 बिलियन 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का उसके पास फंड है अपना सॉवरेन फंड और अभी उसने कितना डाला है 443 मिलियन मतलब उसने आधा बिलियन डाला है और उसके पास 1.5 ट्रिलियन पड़े हैं अबू धाबी के पास यूएई के पास आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फंड है सऊदी अरेबिया के पास ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सॉवरेन फंड है सऊदी अरब ने अभी तक अपना सॉवरेन फंड यूज नहीं किया इमेजिन और 1 पॉइंट और 612 बिलियन एक और जगह पड़े हैं तो सोचिए 1.6 ट्रिलियन सऊदी अरब के पास भी है अबू धाबी के पास 1.5 ट्रिलियन सऊदी अरब के पास 1.6 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन तो इन 2 देशों के पास है। अगर इन 3 ट्रिलियन में से 10 परसेंट भी उन्होंने अगर बिटकॉइन में एलोकेट कर दिया, अगर 300 बिलियन भी अगर उन्होंने बिटकॉइन में एलोकेट कर दिया, तो आप इमेजिन करिए कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा ओवरऑल उसपे। कुवैत के पास 708 बिलियन यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन के आसपास कुवैत के पास पड़े। सोचिए 4.5 ट्रिलियन तो इन 3 कंट्रीज़ के पास पड़े। अगर इन्होंने 10% भी एलोकेट कर दिया, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएँ कि 4.5 ट्रिलियन का 10% 400-500 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन में एंटर कर सकता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ के बिटकॉइन अगर हलाल इन्वेस्टमेंट के लेंस से अगर गुज़र जाता है। कतर के पास 461 बिलियन, ओमान के पास 46 बिलियन, बहरीन के पास 18 बिलियन, ईरान के पास 62 बिलियन यूएस डॉलर पड़े हैं। तो ये यहाँ पे दर्शाता है कि बिटकॉइन को अगर सिर्फ़ इस लेंस से गुज़र जाता है बिकॉज़ इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस को सिर्फ़ आप एक हेडलाइन के पर्सपेक्टिव से ना देखें। इस न्यूज़ की हेडलाइन को अगर मैंने जितना डिटेल में आपको बताया तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ, ये बड़ी खबर है कि अगर अबू धाबी ने ये शुरुआत कर ली, तो आगे सऊदी अरब से लेके और कंट्रीज़ भी धीरे-धीरे ये कदम उठा सकती हैं। जाते-जाते मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा, जो कि एक बहुत दुःख की खबर है कि अर्जेंटीना के अंदर जो है वहाँ पे जो वहाँ का प्रेज़िडेंट है हावियर मिलाय उसने एक मीम कॉइन लॉन्च करा जो कि लिब्रा जिसका नाम है और लिब्रा ने 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप कुछ ही घंटों में वाइप आउट हो गया जिसमें इनसाइडर्स का मानना है कि मतलब इसमें कम से कम 100 मिलियन यूएस डॉलर इनसाइडर्स ने कमाए हावियर मिलाई ने पहले तो इसको मीम कॉइन को प्रमोट किया लॉन्च किया हावियर मिलाई ने इसके बारे में ट्वीट किया वेबसाइट आई 1-2 घंटे पहले उसका डोमेन बुक हुआ 1 साल के लिए सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है और इनसाइडर्स का एक काम था अगर मैं इसको एक ट्वीट के ज़रिए समझाऊँ तो अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट ट्वीट्स अबाउट द टोकन, टोकन रॉकेट्स टू 4.5 बिलियन यूएस डॉलर 2 घंटे में, इनसाइडर्स जो हैं 87 बिलियन पुल आउट कर लेते हैं, टोकन 90% क्रैश कर जाता है 2 घंटे बाद, प्रेसिडेंट जो है वो ट्वीट को डिलीट कर देता है, टोकन 60% डंप कर देता है। तो आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से अपना मीम कॉइन लॉन्च करके ये दिखा दिया कि कोई भी दुनिया में कोई भी प्रेज़ेंट किसी अब अपने लोगों को रग पुल कर सकता है। लिब्रा ने करीब 107 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो कमा लिए सिर्फ़ 2 घंटे के अंदर। आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकत के बाद कि मैंने आपको पहले भी बोला था, एक तरीके से उसने लाइसेंस दे दिया है पूरी दुनिया को कि उल्लू बनाओ, अपने लोगों का मीम कॉइन्स लॉन्च करो, रग पुल करो। हम ऐसे दौर में हैं क्रिप्टो में दोस्तों, आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आस-पास आपके हर बंदा पहले सिर्फ़ स्कैमर्स आपको रग पुल करते थे। अब तो प्रेज़िडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं, आपको बहुत सतर्क रहना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको लिंडी इफ़ेक्ट याद रखना है, कौन-सा वो एसेट है जो 15 साल से एक्ज़िस्ट करता है और आगे भी एक्ज़िस्ट करने की क्षमता है उसमें। ये बहुत ज़रूरी है, जब आदमी की ग्रीड
बढ़ती है, तो वो अपने आप अपनी करेंसी को उसको प्रिंट करने का अगर मौका मिलता है, तो वो दबा के करता है। यही कारण था कि जब सिप्पियाँ समुद्र से निकलती थी और जब वो मनी के रूप में आईं, तो बहुत सारे लोगों ने जब बहुत सारी सिप्पियाँ निकाली, तो सिप्पियाँ आम हो गईं। सिमिलरली यही केस हम मीम कॉइन्स में देख रहे हैं, यही केस हम ऑल्ट कॉइन्स, क्रिप्टो में देखते हैं। एक चीज़ है जिसकी कॉपी आज तक नहीं बना पाए, ना ही बनी है और ना ही बनेगी, वो है बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर जो नेटवर्क इफ़ेक्ट है, जो बिटकॉइन के अंदर जो ख़ासियत है, उसको रेप्लिकेट करना इज़ क्लोज़ टू इम्पॉसिबल। हाँ, उसकी कॉपियाँ बनती रहेंगी, आती रहेंगी और इसीलिए आज 37 मिलियन टोकन्स हैं जो बिटकॉइन अगला क्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिटकॉइन की सक्सेस स्टोरी को रिपीट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। अगर पसंद आए तो एक बारी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर से मैं हाज़िर होऊँगा, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।